हेलो एवरीवन। देखो, ये हमारी तीनों बुक्स हैं। हम बुक्स के बारे में बता देते हैं। कॉमन बुक्स हैं। फर्स्ट है बाल्यावस्था तथा विकास, सेकंड है समकालीन भारत तथा शिक्षा, ठीक है। और थर्ड कौन सी है? अधिगम तथा शिक्षण। इसमें से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट का। सीखने और या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? ये सब सेम है। देखो, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इन विभिन्न कारकों के अंत्य क्रिया होती है, इनके अंदर अंत्य क्रिया होती है, और जो अंत्य क्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है उससे। इनमें से कई कारक अधिगम प्रक्रिया को तेज करते हैं और कई कारक होते हैं जो अधिगम प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ऐसे कारकों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक बन जाता है। अधिगम प्रक्रिया को तेज और प्रभावशाली बनाना उत्तरदायित्व होते हैं। ये 3 वर्गों में डिवाइड हैं। फर्स्ट है अधिगमकर्ता, सीखने वाले से संबंधित अर्थात व्यक्तिगत कारक, जो इंसान खुद सीखता है, खुद लर्निंग करता है, उसके बारे में बताया है। कार्य संबंधी कारक, जो कार्य संबंधी का मतलब होता है कोई जो वर्क है कितना इजी है, कितना हार्ड है। विधि संबंधी कि कोई कार्य करने का मेथड क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हैं अधिगमकर्ता या सीखने से संबंधित अर्थात व्यक्तिगत कारक। ये 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरेशंस। कोई भी इंसान जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसमें सीखने की या फिर कार्य करने की क्षमता नहीं इंक्रीज होती है। तो सीखने और परिपक्वता में गहरा संबंध होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अधिगम परिपक्वता पर ही आधारित होता है। किसी छोटे बच्चे को हम 12th लेवल का बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो उसके लिए उसको 12th तक मैच्योर होने की आवश्यकता है, जिसमें कक्षा में बुद्धि, योग्यता, क्षमता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। उसे परिपक्वता अधिनियम प्रक्रिया को सफल बनाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। देखो, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का मुख्य योगदान होता है। अगर हमें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, हमें किसी चीज को पाने की चाहत नहीं होगी, मोटिवेशनल नहीं होगा, तो हम उस चीज को कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ये 2 प्रकार की होती है, आंतरिक एंड बाहरी, ठीक है। ये मोस्टली हम जैसे कि मोटिवेशनल के रूप में प्रदान कैसे किया जाता है, जैसे पुरस्कार देकर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रशंसा के रूप में, दंड के रूप में। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हम मोटिवेशनल इंक्रीज कर सकते हैं बच्चे के अंदर, और अधिगम प्रक्रिया को अधिक तेजी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ध्यान और रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन, अटेंशन, ध्यान, और इंटरेस्ट यानी कि रुचि। अधिगम प्रक्रिया को सीखने के लिए दोनों कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मृति, मेमोरी। देखो, कोई भी बच्चा होता है उसका स्मृति लेवल अलग अलग होते हैं हर बच्चे का। एक ही क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा बहुत ही लास्ट आता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि टीचर तो समान पढ़ा रहा है लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होते हैं। तो जो कमजोर बच्चा है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करने के लिए टीचर को बार बार उसको क्या करवाना चाहिए? प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ठीक है। नंबर 5 है तत्पर और क्षमताएं। देखो, हम किसी चीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं, तत्पर हैं। किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होना ही उसकी क्षमता, कैपेसिटी होती है, क्षमता। यानी कि जैसे एक छोटे बच्चे को कहो 5 किलो वजन उठाने को तो वो नहीं उठा सकता, लेकिन किसी 10 या 12 साल के बच्चे को कहोगे तो वो इजीली उठा सकता है। इसको बोलते हैं कैपेसिटी। ऐसे ही अधिगम प्रक्रिया में होती है सीखने की कैपेसिटी, ठीक है। तो अधिगम प्रक्रिया इसके बिना अधूरी होती है, तत्पर और क्षमताओं के बगैर। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? बच्चे में क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अधिगम प्रक्रिया को अच्छे से सीख सके। 6 है संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान, सेंसेशन एंड पेरिस्पिटेशन।
देखो हमारी पांचों इंद्रियां जब सही से काम करेंगी तभी हम अधिगम प्रक्रिया को अच्छे से सीख पाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और हमें जो ये व्यक्ति की योग्यताएं होती है जितनी शक्तिशाली होगी उतना जल्दी हम अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। इच्छा शक्ति क्या होती है कि अगर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा होगी, जितनी प्रबल इच्छा होगी हम उस को बहुत इजीली सीख सकते हैं। वैसे ही हमें पढ़ने की इच्छा होगी तो हम इजीली पढ़ सकते हैं, याद करने की इच्छा होगी तो हम इजीली याद कर सकते हैं। एक संकल्प शक्ति का निर्माण करता है। नंबर 8वां है शारीरिक रोग तथा दोष, फिजिकल हैंडीकैप, डिफेक्ट एंड डिजीज। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे आंखों से नहीं देख पाते, कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, कुछ मांसपेशियों का निष्कर्ष होना, कुछ क्षय रोग, मूर्छा वगैरह। इससे क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है, वो इजीली सीख नहीं पाते हैं। थका हुआ बच्चा कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो थकान होती है वो हमारी पूरी बॉडी में होती है और उसको बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब कोई बच्चा थक जाता है तो वो कुछ भी काम करने की इच्छुक नहीं रहता है, इसीलिए उसको जो थका हुआ बच्चा कभी भी अधिगम प्रक्रिया में बिल्कुल सही सूटेबल नहीं हो सकता है। नंबर 10 है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। देखो जब किसी बच्चे के अंदर मेंटल हेल्थ स्ट्रोंग होती है तो वो अधिगम प्रक्रिया को इजीली सीख सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रोंग बनाने के लिए हमें चिंताओं से या फिर और भी कुछ बीमारियां होती है तनाव से, उनको दूर रखना चाहिए बच्चे को, ताकि वो अधिगम प्रक्रिया को सीखने के लिए कोई इफेक्ट ना पड़े। भोजन तथा औषधियाँ, फूड एंड ड्रग्स। शोध में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि असंतुलित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड एंड अदर फूड जो विच इज नॉट डाइजेस्ट आवर बॉडी, सो नॉट ईट इट, ठीक है। तो और ड्रग्स का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे तम्बाकू, कैफीन आदि का सेवन करते हैं, उससे भी हमारी जो फिजिकल लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी डिजीज क्योज हो जाती हैं और जिससे जो बच्चा है वो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, लर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके 11 पॉइंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।